नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833 के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने 1813 के चार्टर एक्ट को देखा और उससे भी पहले हम लोगों ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, क्या महत्वपूर्ण बदलाव इससे किए गए थे। तो देखते हैं। तो 1833 में इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में गवर्नर जनरल था। तो यह भी पूछा जाता है कि कौन सा चार्टर एक्ट किसके टाइम पर आया गया। तो प्रावधान देख लेते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। तो जो पहला पॉइंट है, जो पहला प्रावधान किया गया तो वो कुछ इस प्रकार से था कि चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, मैंने जो पिछला जो टॉपिक लिया था 1813 का चार्टर एक्ट, तो इसमें मैंने बताया था 1813 के चार्टर एक्ट में कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः बंद कर दिया गया। मतलब कि 1813 से पहले भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। मतलब एक ही कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, लेकिन 1813 में इसको जो है समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन के जितनी भी कंपनियां थी उन सबको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन 1813 के ही चार्टर एक्ट में यह बोला गया कि चाय के जो व्यापार, मतलब चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पहले जैसा बना रहेगा। यह बोला गया 1813 के चार्टर एक्ट में। अब क्या किया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इस चाय कि व्यापार तथा चीन के साथ जो व्यापार होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे माफी चाहूंगा। तो भारत के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और वहीं चाय और चीन के संबंध में पूछा जाए तो वो 1833 के चार्टर एक्ट में। आई होप कि आप लोग ये वाले पॉइंट को समझ गए होंगे। अगला माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गले में खराश है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, परंतु यह निश्चित किया गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। तो देखो क्या होता था कि जब भारत के बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया, तो उसी समय उसके कुछ ही वर्षों बाद ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अधिनियम लाना शुरू किया। पहला जो अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद फिर 20 वर्ष के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे, 20 वर्षों के लिए। और प्रत्येक 20 वर्ष बाद ना एक अधिनियम लाया जाता था। जैसे कि 1773, उसके बाद 1793 में लाया गया, 1793 के बाद 1813 में लाया गया और 1813 के बाद ये 1833 वाला, 1833 के बाद ना फिर 1853 में चार्टर एक्ट लाया जाएगा। अच्छा, जो बीच में 1784 और 1886 का जो अधिनियम था वो मतलब कुछ सुधार करने के लिए लाया गया था। तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी 20 वर्षों के लिए ये अधिनियम जो है लाए जाते थे। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय क्षेत्रों में शासन करने तथा यहाँ के राजस्व पर जो भी अधिकार दिए गए थे वो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब कि कंपनी जो है भारतीय क्षेत्रों पर 20 वर्षों के लिए और शासन कर सकती है, परंतु यह सुनिश्चित किया गया कि जो भारतीय प्रदेश हैं यहाँ का जो प्रशासन है अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। मतलब कि अंतिम रूप से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी क्षेत्र अधिकृत किया गया है उसका स्वामी कौन है, उसका मतलब अधिकारी कौन है? तो ब्रिटिश सम्राट है। तो अब ये बोला गया कि ब्रिटिश सम्राट के नाम से ही प्रशासन किया जाएगा। तो ये बोला गया, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये माफी चाहूंगा। तो ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश सम्राट के नाम से कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करना शुरू किया? तो 1833 में। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं
अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने तथा रहने की आज्ञा दे दी गई। वे अब भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। तो देखो पिछला जो लेक्चर था ना 1833 का चार्टर एक्ट वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश व्यापारी हैं और ब्रिटिश इंजीनियर हैं उनको भारत आने की अनुमति दी गई कि वे जो हैं भारत में आ सकते हैं। बस उसके लिए उनको जो है परमिशन लेना होगा और भारत में आ सकते हैं और यहाँ पर वो बस भी सकते हैं। अब 1833 के चार्टर एक्ट में ये बोला गया कि अब जो है किसी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सीधा आप जो है भारत के लिए टिकट कटाओ और भारत आ जाओ और यहाँ पर आप परमानेंट रहना शुरू करो। जमीन भी खरीदने का अधिकार दिया गया। तो पूछा जा सकता है ये चीज आपसे, तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में सरकार का वित्तीय, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा आप लोग मुझे टाइम दीजिए। हाँ, तो हम लोग चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो देखते हैं। भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए। मतलब कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसके वित्तीय, विधायी तथा प्रशासनिक रूप में केंद्रीयकरण करने का प्रयास किया गया। तो इसके तहत ना कुछ सुधार किए गए, कुछ प्रावधान किए गए, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके तहत जो पहला पॉइंट है वो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया। मतलब कि जो प्रशासन, सरकार का केंद्रीयकरण करने के लिए जो पहला चीज किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आया था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में बोला गया कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, ये बोला गया। तो इस प्रकार से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। तो आपसे पूछा जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, न कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ना बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगला पॉइंट देखते हैं। गवर्नर जनरल को कंपनी के नागरिक तथा फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार दे दिया गया। हालांकि ये सारे अधिकार ना पहले भी थे, लेकिन पहले जो है ना उतना मतलब स्थायी नहीं थे। अब लेकिन ना बिल्कुल परमानेंट दे दिया गया। जो भी मतलब गवर्नर जनरल होगा वो कंपनी के नागरिक प्लस फौजी कार्यों के नियंत्रण, व्यवस्था तथा निर्देशन का अधिकार दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। बंगाल के साथ मद्रास, बंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रख दिया गया। देखो पहले भी ना बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ही बंबई और मद्रास हुआ करता था, लेकिन कई मामलों में जो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे ना वो कई मामलों में स्वतंत्र थे, लेकिन कुछ मामलों में वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ हुआ करते थे। और एक दिखावे के रूप में या फिर कहें औपचारिक तौर पर वो लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होते थे, लेकिन कई सारे मामले में वो स्वतंत्र होते थे। कई सारी चीजें जो है बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछे बगैर वो कर सकते थे। लेकिन अब जो है स्पष्ट बोल दिया गया कि बंगाल के साथ साथ मद्रास, बंबई तथा अन्य अधिकृत प्रदेशों को भी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया गया। देखो बहुत सारे प्रदेश जीत लिए गए थे ना 1833 तक। अगला जो पॉइंट बोला गया, सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उससे ही ये ना उसे होना था। तो सभी कर गवर्नर जनरल की आज्ञा से ही लगाए जाने थे और उसे ही इसके व्यय का अधिकार दिया गया। व्यय, तो जितने भी कर लगाए जाएंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकृत प्रदेशों में, तो वो कर लगाने की आज्ञा गवर्नर जनरल द्वारा दी जाएगी और इससे किस प्रकार से व्यय करना है इसका अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया। अगला पॉइंट है। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के साथ भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास और बंबई के कानून बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो देखो गवर्नर जनरल ही अब पूरे भारत के लिए, मतलब कि भारत के जितने भी क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है, तो गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ मिलकर के कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। और जो मद्रास और बंबई है ना, पहले यहाँ के जो गवर्नर थे अपने अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकते थे, लेकिन अब उनसे ये अधिकार ले लिया गया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जितने भी पॉइंट है ना अक्सर पूछा जाता है, आपको जो है 4-5-6 लाइन दे देगा और ये बोलेगा कि कौन सा जो प्रावधान है वो 1833 के चार्टर एक्ट में किया गया था या नहीं किया गया था, इस टाइप से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो है ना
जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में शासन कर रही थी, तो उसके केंद्रीयकरण के लिए ये सारे प्रावधान किए गए थे। तो इसको आप अलग से ध्यान रखेंगे, ऐसे ही लिखिएगा। इसके बाद हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं। तो पांचवा पॉइंट ये बोला गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में बढ़ा दिया गया। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में पहला विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुआ। देखिए, गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक परिषद हुआ करती थी, जिसको गवर्नर जनरल की परिषद कहा जाता था। 1773 के चार्टर एक्ट के तहत इसकी जो संख्या है 4 रखी गई थी, लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसकी संख्या घटा करके 3 कर दी गई थी। तो अभी भी 1833 की स्थिति में भी गवर्नर जनरल के परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 3 थी, ध्यान रखिएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल के इस परिषद में एक चौथे सदस्य जो कि एक विधि विशेषज्ञ होगा के रूप में बढ़ा दिया गया, और लॉर्ड मैकाले जो है गवर्नर जनरल की परिषद में पहला विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुआ। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी ना गले में खराश है, इसी कारण वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ रहा है। तो अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय कानून को संकलित, संहिताबद्ध तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। देखो, मैंने जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था, जो लॉर्ड मैकाले जो कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुआ था, तो उसने जो है जो दंड संहिता उसको जो है संहिताबद्ध करने का उसने प्रयास किया था। तो ये काम जो है किसके समय में शुरू हुआ था, मतलब ये जो चीज़ है ना, मतलब भारतीय कानून को संकलित करना, संहिताबद्ध करना, सुधारने की कोशिश करना, तो ये सारा जो चीज़ है ना 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ही हो सका। और स्पेशल जो है ना एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीयों को केवल धर्म, वंश, रंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी भी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार यह बोला गया कि हम जो है भारत के लोगों को, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र में रह रहे हैं, उसको बिना किसी भेदभाव के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरियां देंगे। ये बोला गया 1833 के चार्टर एक्ट में। देखिए, जब हम लोगों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में पढ़ा था, वही स्थायी बंदोबस्त वाले, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, अपने समय में जो भारतीय लोग थे ना उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं से दूर रखने का प्रयास किया था उसने। जो भारतीय थे उस समय छोटे छोटे पदों तक ही पहुंच सकते थे, बड़े पद तक उनको नहीं पहुंचने दिया जा सकता था। छोटे छोटे पद भी ना, जो मामूली पद होते थे जिसमें ब्रिटिश नागरिक जो है काम करने को तैयार नहीं होते थे या सैलरी कम होती थी, तो वैसे जो पोस्ट होते थे ना भारतीयों को दिए जाते थे, और वो भी बहुत कम संख्या में। लेकिन अब जो है धीरे धीरे इस चीज पर सुधार किया जाने लगा और भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवाओं पर रखा जाने की बात कही गई। और 1833 के चार्टर एक्ट में स्पेशल बोला गया कि किसी भी भारतीय के साथ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्र में रह रहा है, तो बिना भेदभाव के, मतलब कि वो किसी भी धर्म का हो, उसका वंश कुछ भी हो, उसका रंग कुछ भी हो। देखो क्या होता था ना, जो अंग्रेज थे ना, जो कि गोरे होते हैं, और भारत के जो लोग होते हैं थोड़े काले होते हैं, मतलब उतने भी काले नहीं होते, थोड़े सांवले टाइप के होते हैं। तो यहाँ के लोगों को मतलब रंग भेद करते थे कि भाई तुम्हारा जो कलर है थोड़ा डार्क है, इस टाइप से। तो रंग को भी बोला गया, मतलब कि किसी भी रंग का हो हम नौकरी देंगे। इसके अलावा जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कि बिना भेदभाव किए हम जो है भारतीयों को नौकरियों पर रखेंगे, ये बात बोला गया। तो ध्यान रखिएगा। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, ऐसा कहा जाता है कि उसी के कहने पर ये वाला जो प्रावधान है किया गया था। तो ये बहुत बहुत बार पूछा गया है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं में रखने का प्रावधान किया गया था, तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया
तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। तो देखो, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसका जो कार्यकाल था, सामाजिक सुधार बहुत हुए थे उसके कार्यकाल में। सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा जो कन्यावध होता था, ठगी प्रथा, दास प्रथा, तो ये जो है 1833 के चार्टर एक्ट में भी बोला गया था कि भारत में जो दास व्यापार है, दास प्रथा है, वो जो है गैर कानूनी है, किसी को बेचना ये गलत बात है। तो ये बोल के ना इसको समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया, किसे? भारत के गवर्नर जनरल को। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया। हालांकि उनके द्वारा जो प्रावधान किए गए थे, जो कदम उठाए गए थे, उतने कारगर सिद्ध नहीं हुए। यही कारण था कि आगे चल करके 1843 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, माफ़ी चाहूँगा मैं, ये कुछ का कुछ लिखा गया, ये लॉर्ड एलनबरो था। तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो, इसने ना दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि दास प्रथा को बंद करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड एलनबरो। जबकि 1833 के चार्टर एक्ट में, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, ब्रिटिश संसद द्वारा पहली बार भारतीय गवर्नर जनरल को बोला गया कि भाई तुम्हारे यहाँ जो है दास प्रथा बड़ा मतलब गैर कानूनी टाइप का चीज़ है, उसको बंद करवाने के लिए कुछ करो। तो ये चीज़ बोला गया था और 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने इस चीज़ को बंद कर दिया। तो ये थे सन 1833 के चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान, जिससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ में न आया हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।